गांव में मनोरमा नाम की एक बूढ़ी औरत अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसके क्रूर बेटे मनोज और बहू कविता ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मनोरमा दूर एक झोपड़ी में अकेली ही रहती थी और अपने हाथों से रोटी और सब्जी बनाकर गांव में ही ठेला लगाकर बेचती थी। रोटियां ले लो रोटियां, आपकी पसंदीदा सब्जी संग खाने के लिए दादी की रोटियां। दादी जी, आपके हाथ की रोटियां तो बेमिसाल हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई इतनी लाजवाब और स्वादिष्ट रोटी नहीं खाई। आहा, वाकई में मज़ा ही आ गया। धन्यवाद बेटा, ये लो और रोटी लो। चाहिए तो पैसे कम देना, लेकिन पेट भर के ही खा के जाना। मनोरमा का दिल बहुत साफ था। वह सबका हमेशा अच्छा ही सोचती थी, इसलिए सभी ग्राहक उसी के पास ही रोटियां खाने आते। मनोरमा अच्छे पैसे कमाती और अपना गुजारा करती। अपनी माँ की बढ़ती तरक्की देखकर एक दिन मनोज और कविता मनोरमा के पास आते हैं। अरे माँ, मैंने सुना है कि आप बहुत पैसे कमाती हैं और अपने बेटे को बताया भी नहीं। माँ, आप तो बहुत ही मतलबी हो। आपका बेटा यहाँ एक एक रुपए को तरस रहा है और आप अकेली मजे कर रही हो। ओ माँ जी, चुपचाप जितने पैसे छुपा के रखे हैं ना अपनी अलमारी में, सारे के सारे हमें दे दो, वरना बहुत बुरा होगा, कहे दे रही हूँ। नहीं, तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जिस बेटे को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम दोनों को 1 रुपया तक नहीं दूंगी। देख माँ, एक बार मैंने कह दिया ना सो कह दिया। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, वो भी अभी के अभी। कहा ना मैंने, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं देने वाली। निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मेरे घर में अब तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं। माँ, तू इसे घर कहती है? ये तो झोपड़ी है, झोपड़ी। तभी अचानक मनोज अपनी माँ मनोरमा को धक्का दे देता है और मनोरमा जमीन पर गिर जाती है और मनोरमा के एक हाथ में मोच आ जाती है। मनोज और कविता दोनों मनोरमा के सारे पैसे निकालकर भाग जाते हैं और मनोरमा कुछ नहीं कर पाती है। अरे नहीं, मेरी मेहनत की कमाई ले गए सारी और मेरा हाथ भी मोड़ दिया। अब मैं रोटियां कैसे बनाऊंगी? एक हाथ से कैसे अपना पेट पालूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा हाथ, अब मैं क्या करूंगी? धीरे धीरे मनोरमा की तबीयत खराब होने लगती है और एक हाथ से काम भी नहीं कर पाती है। वो अकेली ही दुखी होकर बिस्तर पर पड़ी रहती है। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे एक गिलास पानी तक देने के लिए कोई नहीं है। ये कैसा जीवन पाया है मैंने। मनोरमा जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैदान में लगे एक पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ पर लगे फल तोड़ने की कोशिश करती है। मुझे बहुत भूख लगी है, कम से कम एक फल तो टूट जाए, वरना मैं भूखे ही मर जाऊंगी। बहुत मेहनत के बाद भी मनोरमा फल नहीं तोड़ पाती है और बहुत उदास हो जाती है। लगता है आज भी मुझे भूखे पेट ही सोना होगा। खैर, अब क्या करूं, घर जाती हूँ। उदास मन से मनोरमा घर जा रही होती है। तभी वह देखती है एक बच्ची गड्ढे में गिरी हुई है और वह मदद के लिए पुकार रही है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं इस गड्ढे में फंस गई हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी मनोरमा उस गड्ढे के पास जाती है और उस बच्ची से कहती है, घबराओ मत बेटी, मैं आ गई हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मनोरमा उस बच्ची को बचाने की चाह में अपने हाथ का दर्द भी भूल जाती है और मोच लगे हुए हाथ से ही उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर गड्ढे से बाहर निकाल देती है।
तभी अचानक देखते ही देखते वो बच्ची एक परी बन जाती है, जिसे देख मनोरमा चकित रह जाती है। अरे ये क्या, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? क्या तुम सच में एक परी हो? हाँ मनोरमा, मैं एक परी हूँ और मैं परी लोक से खास तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम हमेशा से ही बच्चों से प्यार और उनकी मदद करती आ रही हो और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मनोरमा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे दुष्ट बेटे और बहू ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत किया है। मुझे पता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, जिस कारण तुम रोटियां भी नहीं बना पा रही हो। इसलिए ये लो, ये जादुई आटा है। जादुई आटा? मतलब परी, मैं कुछ समझी नहीं। क्या सच में परी? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम इस आटे को जितना मर्जी चाहे उतना इस्तेमाल कर सकती हो। ये कभी नहीं घटेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। एक बूढ़ी औरत की इतनी मदद करके तुमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। परी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे दामन में हमेशा खुशियां यूं ही बनी रहें। इतना कहकर परी गायब हो जाती है। फिर मनोरमा घर जाकर उस आटे से रोटियां बनाती है और सारी रोटियां सोने की हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। ये सारी रोटियां जादुई सोने की रोटियां हैं। धीरे धीरे मनोरमा बहुत अमीर हो जाती है और खुश रहने लगती है और साथ ही लोगों की मदद भी करती है। घर के बाहर सड़क को धो देती है, उसमें गोबर पानी छिड़कती है और अच्छा सा एक रंगोली बनाती है। फिर कहती है, ये मैं ही हूँ जो सुबह सुबह नींद से उठ के रंगोली बना के सजाई हूँ। मेरी बहू जैसी आलसी तो कोई नहीं होगा, ऐसी बहू किसी को भी ना मिले। अरे मैं तो रंग के बारे में भूल गई और यहाँ आ गई। ऐसा सोचकर वो अंदर रंग लाने जाती है। जब तक वो रंग लेके बाहर आती है, उसका रंगोली बाहर नहीं था। अनामिका वहाँ पर पानी छिड़क देती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता और कहने लगती है, ए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? यहाँ पे मैंने रंगोली डाला था, क्यों तुम ऐसा करती हो? जलन होती है? अरे सासू माँ, मुझे आपसे क्यों जलन होगी? आप तो जानती हैं ना, मैं हर शुक्रवार रंगोली बनाया करती हूँ। ये जानने के बाद भी आप मुझसे इस तरह से क्यों लड़ रही है सासू माँ? वैसे भी आपकी रंगोली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे बिखर दिया। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो। आप यहाँ खड़ी हो जाइए और देखिए मैं कैसे रंगोली बनाती हूँ। अच्छा तो ये समझी तुम बनाओ, अब मैं उस पर पानी डालूंगी। शारदा कहती है। अनामिका कहती है कि वो भी देख लेगी। उन दोनों की बातें इस तरह से शुरू होती है और वो बात जाके खत्म होती है झोटा झोटी पे। लड़ने लगते हैं दोनों। तब तक अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आके हाजिर हो जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर दी। जब देखो तो इस घर में बस लड़ाई होती रहती है। तुम दोनों हमें शांति से एक पल के लिए भी जीने नहीं दोगे क्या? उनके सामने दोनों औरतें ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। तुम दोनों को घर से जाने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी तुम दोनों अंदर जाओ। इस तरह से वो उन्हें अंदर भेज देते हैं। दोनों गुस्से में तपतपाते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। ऐसा तक कि जब वो एक ही जगह पे दोनों औरतें काम करती थी तो लड़ाई करने लगती थी। अगर एक इंसान किचन में हो तो अगला इंसान किचन में ना हो। यही वजह थी कि वो दोनों अच्छे से अपने पतियों को खाना तक नहीं खिला पाती थी। उनके पतियों को भी नहीं समझ आता था, इसीलिए वो सर पकड़ के बैठ जाते थे। उनकी पारिवारिक जिंदगी ऐसे ही लड़ते झगड़ते चल रही थी। एक दिन शारदा अपने बालों को कंघी कर रही थी। ढेर सारे गिरे हुए बालों को देखकर, आजकल मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं बहुत थकावट और कमजोर महसूस कर रही हूँ।
मुझे डॉक्टर के पास एक बार जाके आना चाहिए। शारदा ऐसा सोच ही रही थी कि अनामिका वहाँ के पहुँच जाती है। आहा, 3 वक्त खाना खाती है आप, हट्टी गट्टी भैंस है। अगर थोड़ा सा बाल झड़ी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, जाके अपना रास्ता नापो। शारदा गुस्से में कहकर अंदर चली जाती है। अनामिका मुस्कुराते हुए अंदर जाने ही वाली थी कि उसकी नजरें उस कंघी पे पड़ी। उसने भी बहुत सारे झड़े हुए बालों को देखा। ये देखकर अनामिका को मनी मन संदेह होता है। अरे सच में सासू माँ के तो बहुत बाल झड़ रहे हैं। आजकल वो थोड़ी कमजोर भी लग रही है। डॉक्टर के पास ले जाना ही बेहतर रहेगा। इस तरह सोचकर वो अपने पति से जाकर इस बारे में बात करती है। वो भी हाँ कह देते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। वो तीनों मिलके अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर रमेश से अकेले में बात करना चाहते हैं। अनामिका ये सब देख लेती है। लगता है मेरी सासू माँ को कैंसर है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें अलग से बुलाई। उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर चली जाती है। रमेश अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने लगता है। अनामिका कहाँ है, माँ से पूछता है। क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो पहले ही घर चली गई। शारदा कहती है। फिर माँ बेटा दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर जाते ही अनामिका अपना मुंह ढककर शारदा की सेवा करने लगती है। सासू माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में अनामिका को हुआ क्या? रमेश और शारदा उससे पूछते हैं कि वो इस तरह से मुंह ढक के क्यों घूम रही है, और सर से वो कपड़ा हटा देते हैं। वो देखते हैं कि अनामिका गंजी हो गई है। वो आश्चर्य होके पूछते हैं, क्या हुआ है अनामिका? बड़ा आश्चर्य होके सासू माँ अनामिका से पूछती है। अनामिका सासू माँ को पकड़ के कहने लगती है, सासू माँ आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मेरे पति को अलग से बुलाया था। आपको बाल बहुत पसंद है, लेकिन आपके सारे बाल चले जाएंगे, आप गंजी हो जाएंगी। अगर आप गंजी हो गई तो मैं अपने बालों को लेकर आपके सामने कैसे घूमूंगी? इसलिए मैंने बाल काट दिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सासू माँ। ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे पागल, अगर तुम मेरी माँ को इतना ही पसंद करती हो तो उनसे क्यों लड़ते रहती हो? माँ को कैंसर नहीं है बुद्धू, माँ को बस विटामिन की कमी हो गई है, इसीलिए डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है। उम्र के साथ बाल ऐसे झड़ते हैं, उसके लिए भी उन्होंने दवाइयाँ दी है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? रमेश कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर आप डॉक्टर से इतनी देर तक बातें क्यों कर रहे थे? कोई खास बात नहीं, वो अपने बेटे शंकर को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है। स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करूं ताकि कुछ कम हो जाए। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने फीस कम करके उसका दाखिला करा लिया, और तुमको कुछ और ही समझ में आया। हाँ। इस तरह से वो अपना मुंह बना लेती है। वो दोनों ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब अनामिका कहती है, सासू माँ मैं ट्रिमर लेकर आती हूँ, आपको भी गंजी बनाऊंगी। इस तरह से वो सासू माँ को कहती है। सासू माँ ना कहकर वहाँ से भागने लगती है। ऐसे ही दोनों मजाक करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।